तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन के चैप्टर के अंदर ये सब चीज आती हैं। ठीक है, तो वेव मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या फिर इसको ऑस्किलेटर भी बोला जाता है। उन सब चीजों में से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद का जो टॉपिक बचा है जिसमें आपको डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन पढ़ना होता है, तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में भैया आज डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से लिखी जाती है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर से एक बारी जस्ट रिवाइज करवाता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था भैया कि एक पार्टिकल था। ठीक है, जो कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करता था। जैसे एक कोई बॉडी है जो एक रिजिड सपोर्ट से इस तरीके से लटकाई गई है। ठीक है, जिसमें कुछ डिस्टेंस वगैरह होगा, किसी स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज एम। एम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रिंग से आपने लटका के रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड ये एक रिपीटेटिंग फोर्स या फिर ऐसा रिपीटेटिंग कोई फोर्स काम करता है इसके ऊपर, या फिर उसको बोलते हो रिपीटेटिंग टाइम पीरियड बोलते हो। ठीक है, रिपीटेटिंग टाइम बोलते हो। तो अगर ये फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, जैसे ये पार्टिकल पे अगर आपने कोई फोर्स लगाया इस साइड से, तो भैया पार्टिकल क्या करेगा, इस साइड पे मूव करते हुए इधर पे पहुंचेगा मैक्सिमम पोजीशन, जिसको आप बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। इसको आपने क्या नाम दिया था भैया, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड इसको आप बोलते थे जहां पे वो स्टार्ट करता था, इसको आप बोलते थे मीन पोजीशन। ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन होता है। एंड ये फिर से जब ऑब्जेक्ट आपका अपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भैया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है। ठीक है, एफ रीस्टोरिंग, जिसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ठीक है, एफ रीस्टोरिंग कितना होता है भैया, माइनस का के एक्स के बराबर। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स होता था जो कि ऑब्जेक्ट को फिर से उसकी वापस मीन पोजीशन के पोजीशन पे भेजता था। ठीक है, तो भैया जब ये ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ से घूम फिर के अपने मीन पोजीशन पे आता था, तो फिर से इधर पे जो मीन पोजीशन होता था, देखो एक्सट्रीम पे पार्टिकल आपका रेस्ट पे पहुंच जाता था। ठीक है, एंड उसकी वेलोसिटी हो जाती थी जीरो। फिर जब उधर पे जो रीस्टोरिंग फोर्स था, वो रीस्टोरिंग फोर्स उस पर जब फोर्स लगाता था इस डायरेक्शन में, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स उधर से फोर्स लगाता था, तो पार्टिकल जब फिर से मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो मीन पोजीशन पे भैया वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो थी हमारे पास में वो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो भैया ये पार्टिकल अब इधर पे ना रुक के वो पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता था। ठीक है, तो पार्टिकल भैया क्या करा, पहले तो इधर गया एक्सट्रीम पे, उधर पे नहीं रुका, तो फिर पार्टिकल क्या करा, वो इधर पे एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से पहुंच गया। तो भैया पार्टिकल फिर क्या करता था, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता था। ठीक है, फिर से जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता था तो रेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता था। एंड उसके बाद भैया फिर से पार्टिकल के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स इस साइड से काम करता था, फिर पार्टिकल घूम फिर के फिर से अपने मीन पोजीशन पे यहाँ पे पहुंचता था। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, घूम फिर के फिर से अपने मीन पोजीशन पे जब पहुंचता है, तो उसको आप बोलते हो वन साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हो आप उसको, कंप्लीट वन साइकिल, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से वो वापस आ गया है, तो उसको बोला जाता है कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, ये क्या है भैया, कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, इसको बोलोगे आप क्या है, कंप्लीट वन साइकिल। जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे आपने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल भी एक्सट्रीम पे पहुंचा, एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद पार्टिकल रेस्ट पे पहुंच जाता है, उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू माइनस का एक्स के बराबर होती है। एंड वो रीस्टोरिंग फोर्स लेके इस पॉइंट पे आता है, एंड इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचती है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय पहुंच जाता है एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे फिर से वो रेस्ट पे पहुंचता है, फिर से वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, उसको फिर से मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है, एंड फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम, तो फिर से वो इस तरफ भागता है, एंड ऐसे ऐसे झूले की तरह वो झूलता रहता है। तो फिर एक लास्ट टाइम ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो वो जाके मीन पोजीशन पे फिर बैठ जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते थे, उसको आपने नाम दिया था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब आज की जो टॉपिक हमारी है उसमें डिस्कस करना है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो जस्ट इसी से रिलेट करवाते हैं। अब जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था भैया, तो उस टाइम पे हमारे पास में ये चीजें थी कि वहां पे कोई डिसिपेटिंग फोर्स काम नहीं कर रहा था। ध्यान देना, एक होता है डिसिपेटिंग फोर्स, डिसिपेटिंग क्या होता है भैया, डिसिपेटिंग फोर्स, डिसिपेटिंग फोर्स।
ठीक है। अब डिसिपेटिंग फोर्स क्या होता है भैया? एक ऐसे टाइप का फोर्स होता है डिसिपेटिंग फोर्स, जो कि जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, वैसे टाइप के फोर्सेस को बोला जाता है डिसिपेटिंग फोर्स, ठीक है। एंड इसका एक एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल ले लो, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डिसिपेटिंग फोर्स का एक एग्जांपल होता है डैम्पिंग फोर्स, जो कि मैं इधर पे इसके थ्योरम में यूज करूंगा। डैम्पिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? जो डैम्पिंग फोर्स होता है भैया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एंड ये चीज बाद में देखेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स होता है। अब ये करते क्या है एक्चुअली में, क्या करते हैं डैम्पिंग और डिसिपेटिंग फोर्स, मतलब डिसिपेटिंग फोर्स का ही एग्जांपल होता है डैम्पिंग फोर्स। तो दोनों में से किसी का डेफिनेशन देख लो, बात एक ही है। अब ये करते क्या है? तो पहली बात तो ये एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये एक ऐसे रेजिस्टिव फोर्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को कम करते हैं, एम्पलीट्यूड को कम करते हैं, ठीक है। मतलब स्पीड के टाइम साथ साथ में, मतलब ये एक ऐसा फोर्स होता है भैया कि जब आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते हो ना, तो इनकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। एंड इनकी जब वैल्यू बढ़ती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी को कम करते हैं, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है इनका। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जस्ट अभी मैं इसको फिर मिटा भी दूंगा, जस्ट नोट कर लेना कि डिसिपेटिंग या डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। तो इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स, इट इज ए रेजिस्टिव force, ठीक है। इट इज अ resistive force which oppose the motion of motion of vibrating system, ठीक है। मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम और ऑस्किलेशन, ठीक है। ऑस्किलेशन सिस्टम या फिर वाइब्रेटिंग सिस्टम के मोशन को अपोज करता है। एंड डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है भैया। ये इसका डेफिनेशन होता है, मतलब इनका सीधा सीधा काम ये होता है, डिसिपेटिंग फोर्स जिसका एग्जांपल मैंने लिखा डैम्पिंग फोर्स, इनका काम ये होता है कि ये किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी ऑस्किलेशन के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी को कम करते हैं, ठीक है। बट मतलब उनके मोशन वेलोसिटी को कम नहीं करते, उनके मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। उनके मोशन को रोकने का काम करते हैं, ताकि भैया अगर कुछ चल रहा है तो तू रुक जा, ये काम करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज इनका एक और काम होता है, जैसे जैसे आप स्पीड हो, अब ये डिपेंड किस बात पे करते हैं पता है? ये डिपेंड करते हैं, जो डैम्पिंग फोर्स होता है ना, जो डैम्पिंग फोर्स होता है, ये भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। कि अगर आपने पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाई तो डैम्पिंग फोर्स बढ़ता है, और ये डैम्पिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल जितनी तेजी से मूव करेगा, डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होता है वो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी को कम करता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे मीन पोजीशन में, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उनकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगी उनको कम करता है, ठीक है। जब डैम्पिंग फोर्स बढ़ा तो मैकेनिकल एनर्जी कम होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कम होगा तो उसके एम्पलीट्यूड को घटा देते हैं। तो भैया पार्टिकल जो इतनी दूर तक मूव कर रहा था वो उतनी दूर तक फिर कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। जैसे वो एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा था ना, इस डिस्टेंस को बोलते हो एक्स डिस्टेंस मूव करता है, तो भैया एक्स डिस्टेंस फिर मूव नहीं करने वाला, वो एक्स से फिर कम ही डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है डैम्पिंग या डिसिपेटिंग फोर्स। तो अगर कभी भी डैम्पिंग या डिसिपेटिंग फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, तो भैया जो पार्टिकल होता है वो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड से वो उसके अंदर मूव करता रहता है, ठीक है। कि अगर कभी भी कोई डैम्पिंग या डिसिपेटिंग फोर्स, ठीक है, कभी भी अगर ऐसे टाइप्स के ऑस्किलेशंस में कोई डिसिपेटिंग फोर्स नहीं लगा, ठीक है, इफ देयर इज नो डिसिपेटिंग, या ऐसा लिखा जाता है इसके डेफिनेशन के अंदर कि इफ देयर इज, ठीक है, इफ देयर इज नो डिसिपेटिंग force, ठीक है, द पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। भैया जो पार्टिकल होगा वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मूव करता है, अगर आपके पास में कोई डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है तो, ठीक है। अब डिसिपेटिंग फोर्स नहीं होने का मतलब भैया पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस वाला है, ठीक है। अब अगर बाय द वे हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास में डैम्पिंग फोर्स है या फिर डिसिपेटिंग फोर्स है उधर पे,
ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे कोई डिसिपेटिंग फोर्स है, डिसिपेटिंग फोर्स एग्जांपल ले लो जैसे रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखो लिखा है ना, इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स, मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है जो उसकी वेलोसिटी को कम करने का, उसके मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो लेट्स से कि अगर हमने ये कंसीडर कर लिया कि इस जगह पे इस पूरे सिस्टम के पास में अगर कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स है, इफ देयर इज अ डिसिपेटिंग फोर्स, इफ देयर इज ए डिसिपेटिंग फोर्स, ठीक है, इफ देयर इज अ डिसिपेटिंग फोर्स, भैया जो पार्टिकल होगा अब तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो कांस्टेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो पार्टिकल होगा वो मूव विथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड मूव विथ एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, इन एसएचएम, इन पर ऑस्किलेशन, इन एवरी ऑस्किलेशन, ठीक है, इन एवरी साइकिल लिखते हैं, ऑस्किलेशन की जगह पे इन एवरी साइकिल लिखते हैं, ठीक है। मूव विथ एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एवरी साइकिल इज कॉल्ड, ठीक है, इन एवरी साइकिल ऐसा लिखते हैं। चलो, तो हर एक साइकिल में ना जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा भैया वो क्या करेगा, फिर वेरी करेगा, ठीक है। मतलब अगर हमने ये कंसीडर कर लिया कि वहां पे कोई डिसिपेटिंग फोर्स है, तो भैया जब डिसिपेटिंग फोर्स हमने कंसीडर कर लिया तो अब डिसिपेटिंग फोर्स होने का मतलब जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसको कोई ना कोई तो ऐसा फोर्स है जो उसको अपोज करेगा, तो हम उसको एज एग्जाम्पल लेंगे डैम्पिंग फोर्स वहां पे होगा, ठीक है, हम ये लेने वाले हैं। तो लेट से कि एक डिसिपेटिंग फोर्स हमने एज्यूम करा, अब वो डिसिपेटिंग फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो जब मोशन को अपोज करेगा भैया तो जो हर एक साइकिल है, हर एक साइकिल के अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा अब वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। अब जब एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो ऐसे तो दिस टाइप ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑस्किलेशन इन ईच साइकिल, ये हर एक साइकिल में ऐसा होगा, हर एक साइकिल में एम्पलीट्यूड आपका वेरी करने वाला है, ठीक है। जब डिसिपेटिंग फोर्स वहां पे एज्यूम करते हैं तो जब डिसिपेटिंग फोर्स लगेगा हर एक साइकिल में सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भैया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो बोला जाएगा दिस टाइप ऑफ ऑस्किलेशन इन ईच साइकिल इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ठीक है। अब आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है और सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन और भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भैया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है तो अगर हम वहाँ पे एज्यूम कर ले कि कोई डिसिपेटिंग फोर्स उसके ऊपर कोई काम कर रहा है, वो डिसिपेटिंग फोर्स उसके पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज करता है, मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज करती है, जिससे हर एक साइकिल में एम्पलीट्यूड वेरी करता है। तो ऐसे हर एक साइकिल की ऑस्किलेशन को बोला जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है, टाइम के साथ में कम होते जाता है, ठीक है। तो भैया ये होता है आपका डैम्पिंग फोर्स। अभी तुमने उसका डेफिनेशन देखा है एंड ये डिसिपेटिंग रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला देखा है, मतलब डेफिनेशन देखा है। तो अब जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अब इसको देखो, अब हमने ये डेफिनेशन तो लिख लिया, ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा अब वो सुनने की बारी है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये, इसको नोट करना, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है भैया। अब मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो लेट्स से हमने क्या एज्यूम करा कि एक डिसिपेटिंग फोर्स यहाँ पे एज्यूम करा था, ठीक है। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन पढ़ना है तो हमने एक डिसिपेटिंग फोर्स एज्यूम करा, जो कि डिसिपेटिंग फोर्स क्या है हमारे पास में, डैम्पिंग फोर्स है। तो फर्स्टली जो बात आती है कि इसके पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, जब हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। पहले तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में था जिसकी वजह से उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा था। फर्स्टली इसके ऊपर जो पहला फोर्स लगेगा, जो इसके ऊपर भैया पहला फोर्स लगेगा, फर्स्टली द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स, पहला तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू हमको पता है, पहले से पता है क्या होती है भैया, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू होती है माइनस का के एक्स, निगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि पार्टिकल उसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है, ठीक है, भेजता है। दूसरी बात जो हमारे पास में, अब उसके ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स भी हमने एज्यूम करा था जिसकी वजह से पार्टिकल आपका एम्पलीट्यूड वेरी करवाता है, जिसको आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर बोलते हो। तो उसके ऊपर दूसरा जो फोर्स काम करता है, सेकेंडली जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स उसके ऊपर काम करता है। तो भैया जो डैम्पिंग फोर्स होता है अब वो क्या होगा,
तो डैम्पिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी मैंने अभी जस्ट उधर पे लिखी है कि भैया जो डैम्पिंग फोर्स उसके ऊपर काम करेगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कितना होगा ऑब्जेक्ट का, वो होगा आपका डैम्पिंग फोर्स के बराबर। एंड दूसरी चीज, अब जब डैम्पिंग फोर्स लगेगा तो वो भी भैया जब पार्टिकल इस साइड मूव करेगा तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा, इधर मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा, तब भी उसके मोशन को वो अपोज कर पाएगा, क्योंकि अपोज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन से उसको लगना पड़ेगा। तो भैया ये भी आप लिखोगे नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। दूसरी बात, ये जो के होता है इसके के को बोला जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना। इसके के को क्या बोलते हो भैया, स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो फोर्स कांस्टेंट। ये चीजों को याद रखते चलना, ठीक है, भूल जाओगे तो बाद में दिक्कत करेगा। एंड इसके केस में अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इधर पे यूज करा जाता है भैया, क्या यूज कर सकते हो, तो इधर पे यूज करा जाता है आर नाम का एक कोफिशिएंट डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, वेयर आर इज इक्वल टू होता है एक डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आर क्या हो गया भैया हमारे पास में, आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस आर डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास में टोटल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, तो भैया हम लिखेंगे थर्ड वाला चीज, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल मास ऑफ, कितना हमने मास एज्यूम करा है, एम। एम मास का जो हमने पार्टिकल एज्यूम करा था भैया, ये हमने इसका मास एज्यूम करा था एम। एम मास के पार्टिकल अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट लेता है टी टाइम में, तो उसका जो टोटल फोर्स आएगा उसके ऊपर कितना कितना फोर्स लग रहा है भैया। तो एक तो फोर्स लगा था माइनस का के एक्स, तो एफ टोटल जो हो जाएगा माइनस का के एक्स, एंड प्लस करोगे तो प्लस एंड माइनस माइनस फिर से हो जाएगा, तो आर डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ये हमारे पास में दो फोर्सेस लगे थे इसके ऊपर, ठीक है। एंड एक चीज और, अब ये फोर्स को डिफाइन करना जानते हो, फोर्स को कैसे लिखा जाता है भैया। अब मैं फिगर को मिटाने वाला हूँ, फिगर का हमारे पास में कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमको उसको डिफाइन करना है भैया, तो मैं फिगर को मिटा रहा हूँ, ठीक। चलो सुनना, अब देखो, अब जो हमारे पास में फोर्स है, फोर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इंटू एम। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है बाई द न्यूटन्स लॉ। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन नंबर थर्ड बनाते हैं इसको, चलो ऐसे ही लिखते हैं, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जिसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो, ठीक है। तो वो कंसीडर करके यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो माइनस का एक्स एंड माइनस का आर डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। एम को उधर भेजो, सब में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर भैया, एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का के बाई एम, ठीक है, एक्स प्लस माइनस का आर बाई एम डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, एंड सबको एक साइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, प्लस में इनको पहले लिखो आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी, प्लस में ये भी इधर आएगा तो k बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड भैया ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है डैम्पिंग हार्मोनिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन इक्वेशन, ठीक है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक इक्वेशन, ऑस्किलेटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोशन और ऑस्किलेटर बात ही, मोशन के अंदर ही ऑस्किलेटर की बात चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है, इस इक्वेशन को बोला जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर इक्वेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये आपका होता है। एंड जब उधर पे हमने बात करी थी तो वो सिंपल हार्मोनिक वाला इस तरीके से आता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, बस इतना आया था। एंड हमने के बाई एम को भैया कंसीडर करा था, ये एस एच एम की बात चल रही है, ठीक है। एस एच एम में हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया था, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये होता है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं एसएचएम। एंड के बाई एम को हमने भैया सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कंसीडर करने वाले हैं, ध्यान देना क्या करने वाले हैं भैया, सिमिलर हम इसमें जो आर बाई एम है उसको कुछ कंसीडर करेंगे, के बाई एम जो है हमारे पास में उसको भी कुछ कंसीडर करते हैं।
तो लेट से अगर हम k बाई एम को फिर से वही लिखें ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो। एक तो चीज हम ये कंसिडर करेंगे, लिखेंगे लेट k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड जो दूसरी चीज हम अज्यूम करेंगे r बाई एम को अज्यूम करेंगे भैया 2b। ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, एंड सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये विदाउट ऑक्सिलरी इक्वेशन बने कभी सॉल्व ही नहीं होता है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप एज्यूम करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो लेट से आप ये एज्यूम करोगे, एंड जो बी होता है उसको कहा जाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या बोलोगे? डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, स्पेलिंग मिला लेना। b को बोला जाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? r डिवाइड बाई 2m। तो इसको कंसीडर करा जाता है r डिवाइड बाई m को 2b। तो भैया अब हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा, अब देखना, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस में r बाई m को 2b कंसीडर कर लिया है, 2b dx डिवाइड बाई डी टी एन प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फॉर्मूला है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर या तो इसको बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, या फिर इसको बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। बट अगर ये लिखते हो तो इनकी वैल्यूज को लिख के सिंप्लीफाई करके बता देना। भैया 2b की वैल्यू होती है r डिवाइड बाई m, जिसको डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k बाई m, जिसको आप बोलते हो फोर्स कांस्टेंट। k को फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करा जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। अब इसमें जो मेन मुद्दे वाली बात है, एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हो, देखो इसमें ज्यादा चीजें निकालनी नहीं पड़ती हैं। अब जब इस इक्वेशन को डिफाइन करोगे, सॉल्व करोगे, तो हमको इधर से x की वैल्यू निकाल के बतानी पड़ती है, जिसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इसके केस में तो भैया जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात करते हैं, ठीक है, जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े कभी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में, ठीक है, तो वो क्या होगा भैया? सीधी सीधी एक फॉर्मूला में बताता हूँ क्या निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऑफ पार्टिकल इन किसमें भैया? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में कभी भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर या फिर इस वाले सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे बाय द ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, ठीक है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया जाता है। ऑक्सिलरी कैसे बनाते पता है? इसको कंसीडर करोगे डी स्क्वायर एम, ठीक है, प्लस में ऐसे आर बाई एम, या फिर कुछ इस तरीके से डी, फिर उसके बाद कंसीडर करोगे ऐसे, तो प्लस में ऐसे कंसीडर करा जाता है, तो डी स्क्वायर बाई एम ऐसे करके आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, एम लिखोगे इज इक्वल टू 0, इस तरीके से उसको लिख के सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे भैया, तो मैथमेटिक्स का काम अभी इधर पे हमारा नहीं है ना। तो जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं भैया उनके लिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी तो शायद आई थिंक नहीं पढ़ाया गया होगा, बट अगर पढ़ाया गया होगा तो आसानी हो जाएगी आपको करना। तो आई थिंक फर्स्ट सेम में शायद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सेकंड ऑर्डर का नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने में उड़ उड़ के चला जाएगा, तो फिर खोजते रह जाओगे। तो भैया डायरेक्टली क्या करना है, कभी भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला पूछे इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ये बताओ या फिर ये बताओ, ये बताते हो तो इनकी वैल्यूज को बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जो बात है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अगर कभी पूछेगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में, तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लिखते हैं x इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई बीटा ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m एंड साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, जिसमें x को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, v को बोला जाता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ऐसे से मूव कर रहा था ना, वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। v नॉट बोला जाता है, vo नहीं है, v0, v नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। बीटा को बोला जाता है कोफिशिएंट होता है, बीटा इज अ कोफिशिएंट होता है। तो बीटा की जो वैल्यू होती है भैया, इसकी वैल्यू देख लेना, बीटा की एक वैल्यू होती है जिसको लिखा जाता है रूट में आर स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस का k बाई एम, ये बीटा की वैल्यू होती है। एंड जो साइन हाइपरबोलिक बीटा टी लिखा गया है ना, इसकी भी एक वैल्यू होती है
साइन हाइपरबोलिक बीटा टी की वैल्यू होती है ई के पावर बीटा टी माइनस ई के पावर माइनस बीटा टी डिवाइड बाई 2। ये जब आप पढ़ोगे ना, वो क्या कहते हैं, एक टर्म होता है यार, डिराक डेल्टा, और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट होता है ना, किसी भी फंक्शन का सिंपल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी फंक्शन, जब कभी भी आप इमेजिनरी फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है, आयोटा वाली चीजें पढ़ोगे ना, तो भैया आयोटा वाली चीजों के अंदर ये चीजें मिलती हैं, ये इसमें ये फॉर्मूला बनता है आपके साइन हाइपरबोलिक बीटा टी का, ठीक है। तो याद रखना, साइन हाइपरबोलिक बीटा टी, इसको हाइपरबोलिक बीटा टी बोलते हैं। एक होता है साइन बीटा टी, एक होता है साइन हाइपरबोलिक बीटा टी, ठीक है। तो भैया इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई, दोनों में से किसी को सिंप्लीफाई कर लो, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के किसी को भी सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, जिसमें से बीटा की वैल्यू ये होती है, सॉल्व करने पे आती है, ठीक है। एंड साइन हाइपरबोलिक बीटा टी की वैल्यू ये होती है ई के पावर बीटा टी माइनस ई के पावर माइनस बीटा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड ये इज द कांस्टेंट फंक्शन होता है एक, ठीक है। तो भैया ये होता है आपके पास में फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो कभी भी आपसे पूछे तो ये चीजें आप बता सकते हो, तो बस इतना ही इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। एंड बाकी अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा तो बताना मुझे, मैं आपको वो भी सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर वाली चीज भैया, कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर में आपको भैया कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंड कोई भी डाउट हो, एक्स्ट्रा कोई टॉपिक्स हो तो आप जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट करिएगा।